गाइस वेलकम टू माय चैनल लेनोपीडिया। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एस्टैब्लिशिंग द रूल ऑफ लॉ। एस्टैब्लिशिंग द रूल ऑफ लॉ में क्या है, तो पहले इंडिया में हर राजा हर किंग अपने अपने तरीके से इंसाफ देता था। हर जगह अलग अलग रूल्स थे। जब ब्रिटिश का राज बढ़ा तो उन्होंने कहा अब पूरे इंडिया में कानून के हिसाब से ही कानून का वो लोग रूल बनाएंगे और उनके हिसाब से ही सबको इंसाफ मिलेगा। ठीक है, तो किसी की मनमानी नहीं चलेगी। इसी को रूल ऑफ लॉ, कानून का राज कहते हैं। ठीक है, तो सब लोग कानून के सामने बराबर होंगे और कानून के हिसाब से फैसला होगा। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग जुडिशियल रिफॉर्म्स। तो जब वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर बने तब इंडिया का कोर्ट का जो फैसिलिटी था, कोर्ट वगैरह सही नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि अगर यहाँ इंसाफ का ज़्यादा अच्छे से सब कुछ फैसिलिटी वगैरह हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे राज अच्छा चलेगा उनका। इसीलिए उन्होंने बहुत क्या मतलब कुछ उस टाइम पे सुधार किया, या कह सकते हैं बहुत ही कुछ सुधार किया। तो मफुसिल सिविल कोड है पहला। तो मफुसिल का मतलब है गांव और डिस्ट्रिक्ट के इलाके, मतलब कोलकाता से बाहर का कुछ जगह। तो ये कोर्ट जमीन फैसले और परिवार के झगड़े सुलझाती थी। गांव और जिले के लोगों के पैसे और जमीन के झगड़ों का फैसला करने वाली ये कोर्ट थी। ठीक है, अब है सदर दीवानी अदालत। तो अगर किसी को निचली कोर्ट का फैसला पसंद नहीं आता था तो वो यहाँ अपील कर सकता था। ये सबसे बड़ी दीवानी मतलब ये कोर्ट थी, मतलब बड़ी अदालत जहाँ निचली अदालतों के फैसले के खिलाफ अपील की जाती थी। निचली कोर्ट जो है किसी किसी को मतलब उनका फैसला सही नहीं लगता था तो वो लोग यहाँ पे आके बोल सकते थे। सदर निजामत कोर्ट, तो ये क्रिमिनल मामलों को सबसे बड़ी अदालत है। मतलब ये जो है कोर्ट, ये क्रिमिनल का मामले का सबसे बड़ा कोर्ट है। ये मर्डर चोरी जैसा गलत काम का मतलब मर्डर चोरी जैसा चीज का फैसला करती थी। ठीक है, मतलब बड़े काम मतलब बड़ा गलत काम का फैसला करने वाले सबसे बड़ा अदालत है। ठीक है, जैसे क्रिमिनल वगैरह का हो गया तो ये सारी चीज का डिसीजन यही लेता था। अब है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। इसका काम था रूल्स के हिसाब से इंसाफ देना, बड़े मामलों का सुनवाई करना। ठीक है, और ब्रिटिश के जो अधिकारी पर भी मतलब नजर रखता था। ये मतलब सबसे बड़ा अदालत बनाया गया था। ये सबसे बड़ा अदालत है जहाँ बड़े मामलों का फैसला होता था। ठीक है, अब सेंट्रलाइजेशन ऑफ जुडिशियरी, ये इंसाफ का फैसिलिटी को एक करना। ठीक है, मतलब पहले हर जगह अलग अलग तरीके से इंसाफ होता था। अब ब्रिटिश ने पूरे इंसाफ का जो सिस्टम है उसको एक नियम के हिसाब से चलाना शुरू कर दिया। पहले बहुत सारे राजा थे तो अपना सब अलग अलग तरीके से फैसला करते थे, लेकिन जो ब्रिटिश जब आए तो वो लोग एक ही रूल बनाए और उसी रूल से पूरा इंडिया चल रहा था। अब है लॉर्ड कॉर्नवालिस जुडिशियल रिफॉर्म्स। तो अब नए चार्ल्स कॉर्नवालिस, फर्स्ट मार्क्विस कॉर्नवालिस वन, उन्होंने कुछ ये निकाले सिस्टम को और मजबूत बनाया। उन्होंने जो सिस्टम है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग जो निकाले थे रूल ऑफ लॉ, तो इसको और ज्यादा मजबूत बनाया। तो अब फॉर्मेशन ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, उन्होंने छोटे छोटे मामलों के लिए अलग कोर्ट बनाई, छोटे मामलों के लिए छोटी कोर्ट बनाई गई। अब एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिटी कोर्ट्स, तो सिटी में कोर्ट कुछ बनाए गए, बड़े शहर बड़े सिटी में अलग अलग कोर्ट्स बनाई गई ताकि शहर के लोगों को जल्दी इंसाफ मिल सके। अब है प्रोविंशियल सिविल कोर्ट्स, तो हर बड़े जगह में सिविल कोर्ट बनाई गई। हर बड़ा प्रोविंशियल में मतलब प्रोविंसेस में सिविल कोर्ट बनाया गया ताकि लोगों को दूर न जाना पड़े। अब है अबॉलिशन ऑफ जुडिशियल कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही टैक्स भी लेता था। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, जो एक डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर है, वो टैक्स भी लेता था और वो इंसाफ भी देता था। लेकिन कॉर्नवालिस ने कहा एक आदमी दोनों काम नहीं करेगा, इसीलिए कलेक्टर से इंसाफ देने का पावर छीन ली गई और अब कलेक्टर सिर्फ टैक्स कलेक्ट करेगा, अदालत का काम नहीं करेगा, वो कोर्ट का काम नहीं करेगा। अब चेंजेस इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, तो कॉर्नवालिस ने कहा कि
जो मतलब गैर कानूनी काम को मतलब जो गैर कानूनी काम जो करते हैं लोग, तो अपराधी मतलब जो अपराधी होते हैं उनको सजा देने का काम और बेहतर बनाया जाए, अगर नए रूल्स बनाए ताकि मतलब इंसाफ जल्दी और सही तरीके से हो। अब है लॉर्ड विलियम बेंटिक जुडिशियल रिफॉर्म्स। अब आए लॉर्ड विलियम बेंटिक वन, तो उन्होंने भी कुछ कोर्ट्स में मतलब उन्होंने भी कोर्ट्स में सुधार किया, पहले से और अच्छा सुधार किया, ठीक है। अब बेंटिक जुडिशियल रिफॉर्म्स है, तो कोर्ट्स का जो ये कोर्ट्स का क्वांटिटी बढ़ाया, ठीक है। अब मुकदमों को जल्दी निपटाने का कोशिश करते किया, ठीक है। और इंडिया को भी कुछ गवर्नमेंट और अच्छे पद का मतलब अवसर दिया गया, उनको भी मौका दिया गया। अब पैसे मतलब जो इंसाफ का सिस्टम है उसको आसान और अफोर्डेबल बनाने का भी कोशिश किया है, ठीक है। तो मतलब बेंटिक चाहते थे कि लोगों को जल्दी और आसानी से इंसाफ मिल सके। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। डेवलपमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन इंडिया में ब्रिटिश कंपनी के समय इंडिया में नौकर का मतलब स्लेवरी का स्टार्ट हुआ, स्लेवरी सिस्टम। तो ब्यूरोक्रेसी क्या है, तो ये एक नौकर का मतलब ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट का जो काम करता है मतलब गवर्नमेंट अधिकारी का पूरा काम मतलब वो लोग करे, मतलब एक तरीके से वो लोग ब्यूरोक्रेसी हो गया, नौकरशाही, ठीक है। तो जो सरकार का काम चलाते हैं जैसे कलेक्टर हो गया, मैजिस्ट्रेट हो गया, कमिश्नर हो गया, सिविल सर्विस ऑफिसर। तो सरकार, इसका मतलब है कि सरकार चलाने वाले बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर जो होते हैं उनका जो सारा व्यवस्था वगैरह होता है उसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इनिशिएटिव, कॉर्नवालिस को फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस भी कहा जाता है। उन्होंने सोचा कि अच्छे और ईमानदार ऑफिसर होंगे तभी राज अच्छा चलेगा, इसीलिए उन्होंने ऑफिसर्स का पैसा बढ़ा दिया, उनका जो फीस वगैरह था उसको बढ़ाया ताकि वो रिश्वत ना ले। और वो लोग अधिकारी को मतलब वो लोग सजा देने के नियम बनाए, मतलब जो गलत काम करते हैं ऑफिसर्स को वो लोग को सजा देने का नियम बनाए सरकारी नौकरियों में। मतलब वो लोग देखो वो लोग कॉर्नवालिस ने अच्छा और ईमानदार अफसर बनने को कोशिश की, ठीक है। तो कॉर्नवालिस थे वो अच्छे और ईमानदार ऑफिसर बनने का कोशिश किए थे। अब लॉर्ड वेलेस्ली इनिशिएटिव है, तो वेलेस्ली ने अपील किया कि ऑफिसर को बिना कोई एग्जाम के काम में करने चाहिए, ठीक है, काम नहीं करना चाहिए, बिना किसी भी एग्जाम दिए काम नहीं करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में शुरू किया। ये नए ब्रिटिश ऑफिसर को इंडिया के कानून, लैंग्वेज और ट्रेनिंग दी जाती है इस कॉलेजेस में। तो वेलेस्ली ने ऑफिसर को पहले पढ़ाया और फिर नौकरी दी। तो है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, पहले नौकरी पहचान और सिफारिश से मिलती थी, ठीक है, बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्टार्ट हो गया। जो एग्जाम पास करता था वही नौकरी, उसको ही नौकरी मिल सकता था। तो अब नौकरी सिर्फ जान पहचान से नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करने से ही मिलेगी। अब सिविल सर्विस कमीशन है, तो एग्जाम सही तरीके से कराने और लोगों का सही मतलब एग्जाम जो है वो सही तरीके से करवाने के लिए सिविल सर्विस कमीशन बनाया गया। तो ये कमीशन तय करती है कि कौन एग्जाम पास करके गवर्नमेंट ऑफिसर बनेगा, मतलब वहाँ का ब्रिटिश वगैरह का जो गवर्नमेंट ऑफिसर वो कौन बनेगा, ठीक है, ऑफिसर कौन बनेगा। तो अब है इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस टिल 1935। तो आईसीएस ब्रिटिश की एक सबसे बड़ी गवर्नमेंट जॉब थी। ज्यादातर ऑफिसर अंग्रेज होते थे, मतलब ब्रिटिश होते थे। इंडिया को बहुत कम मौका मिलता था। 1935 तक धीरे धीरे कुछ इंडिया भी इसमें आने लगे। आईसीएस सबसे बड़ा गवर्नमेंट जॉब था, लेकिन इसमें ज्यादातर ब्रिटिश ही होते थे। अब पॉलिसिंग सिस्टम ऑफ कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इसका मतलब क्या है, ब्रिटिश ने पुलिस इसीलिए बनाई ताकि कानून का जो सिस्टम है वो बनी रहे, ठीक है, अपराध वगैरह को रोका जा सके, जो गैर कानूनी काम करते वो लोग को रोका जाए, इलीगल काम को रोका जाए। अब है वॉरेन हेस्टिंग रिफॉर्म्स। तो पुलिस का भी बहुत सारा रोल होता था, तो इसीलिए वो लोग कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन का पुलिस सिस्टम मतलब बनाए, वो लोग पुलिस का भी सिस्टम बनाए।
अब वॉरेन हेस्टिंग रिफॉर्म्स, तो वॉरेन हेस्टिंग रिफॉर्म्स क्या, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने पुलिस का जो सिस्टम है उसको अच्छा मतलब उसका जो पुलिस का जो सिस्टम है उसको स्टार्ट किया, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट में कानून का सिस्टम बनाए रखने पर ध्यान दिया गया, ठीक है। अब कॉर्नवालिस ने पुलिस सिस्टम को और मजबूत बनाया, हर पुलिस स्टेशन में एक दरोगा रखा, ठीक है। फिर पुलिस को इलीगल काम रोकने को और जो गलत काम करते हैं उनको पकड़ने का भी जिम्मेदारी दिया, जैसे चोर हो गया, डाकू हो गए, लोग, ठीक है, उनको पकड़ने का भी जिम्मेदारी दिया गया। तो कॉर्नवालिस ने पुलिस स्टेशन और दरोगा का सिस्टम शुरू किया, ठीक है। अब असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू कलेक्टर, कलेक्टर का काम था कलेक्टर का क्या काम था, कलेक्टर का काम था टैक्स वसूलना, डिस्ट्रिक्ट को देखना, शांति और कानून का जो सिस्टम है उसको बनाए रखना। तो कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर था। अब पुलिस सिस्टम इन डिस्ट्रिक्ट है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक पुलिस स्टेशन बनाया गया, उसमें दरोगा उसका देखभाल करता था, पुलिस जो है वो इलीगल काम को रोकती थी और लोग ये चोर वोर को पकड़ती थी, ठीक है, और जितना भी वहाँ का रूल्स वगैरह उसको बनाए भी रखती थी। अब पुलिस सिस्टम आफ्टर द ग्रेट म्यूटिनी 1857 है, तो 1857 के बाद ब्रिटिश ने पुलिस को और मजबूत कर दिया, उन्होंने पुलिस का क्वांटिटी बढ़ाया, निगरानी बढ़ाई, उन्होंने गलत काम रोकने पर ज़्यादा ध्यान दिया, ठीक है। अब 1857 के बाद पुलिस का मेन काम था किसी भी गलत को तुरंत रोकना। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडिंग आर्मी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, तो इसका मतलब है ब्रिटिश के टाइम पे जो मिलिट्री का मतलब इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। तो स्टैंडिंग आर्मी क्या होता है, स्टैंडिंग आर्मी मतलब ऐसा मिलिट्री जो हमेशा तैयार रहे, चाहे लड़ाई हो या ना हो, तो हमेशा ड्यूटी पर रहने वाला आर्मी, ठीक है। तो ब्रिटिश ने ऐसा आर्मी क्यों बनाया, तो ब्रिटिश इंडिया में अपना राज सेफ रखना चाहते थे, उन्हें इंडिया का जो राजा है वो लोग से लड़ना था, और गलत मतलब वो लोग जो किसी भी बात को लेके ब्रिटिश से बोलते थे, मतलब लड़ाई करते थे या किसी भी बात को वो लोग आर्ग्यूमेंट करते थे, तो उसको दबाना था अपना किंगडम को का प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा आर्मी बनाया जो हमेशा खड़ा रहे, चाहे लड़ाई हो या ना, चाहे वॉर हो या ना हो। अब मेथड ऑफ आर्मी फॉर्मेशन, तो ये आर्मी कैसे बना, तो ब्रिटिश ने इंडिया का सिपाही का भर्ती किया, ठीक है, इंडिया का जो सैनिक है उनको एडमिशन, उनका जो है वो भर्ती किया, ठीक है। उनके ऊपर ब्रिटिश ऑफिसर को रखा, उन्हें ब्रिटिश तरीके से उनका मतलब उनको ट्रेनिंग दिया गया, उनको टूल्स वगैरह दिया गया। तो ब्रिटिश जो है वो जो मिलिट्री है, वो जो आर्मी है, तो वो इंडिया के थे, ठीक है, लेकिन उन्हें चलाने वाले बड़े ऑफिसर अंग्रेज थे, ठीक है, ब्रिटिश थे। डिस्क्रिमिनेशन इन आर्मी रिक्रूटमेंट, तो भर्ती में भेदभाव भी किया गया था। ब्रिटिश जो है वो सभी लोगों को बराबर मौका नहीं देते थे, वो कुछ खास लोगों को ही ज्यादा भर्ती करते थे, भर्ती में सबका साथ बराबर नहीं होता था। अब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जाति के कास्ट के हिसाब से भेदभाव किया था, तो ब्रिटिश कुछ जातियों को अच्छा सैनिक मानते थे और कुछ को नहीं, इसीलिए कुछ जातियों को ज्यादा भर्ती किया जाता था, कुछ कुछ जातियों को कम भर्ती किया जाता था। अब रीजनल डिस्पैरिटीज है, तो रीजनल के हिसाब से भेदभाव किया जाता था। ब्रिटिश जो है वो पंजाब, नेपाल और उत्तर पश्चिम के लोगों को ज़्यादा वो लोग भर्ती करते थे, और कुछ दूसरे जगहों को लोगों को कम मौका मिलता था। तो कुछ जगहों के लोगों को ज़्यादा नौकरी मिलती थी, कुछ को कम। एक्सपेंशन ऑफ द आर्मी, तो आर्मी का एक्सपेंशन, आर्मी को बढ़ाना, ठीक है। तो जैसे जैसे ब्रिटिश का राज बढ़ता गया वैसे वैसे ही उनकी आर्मी भी बड़ी होती गई, नया रेजिमेंट मतलब रेजिमेंट बनी और नए आर्मी को फिर भर्ती किया गया, तो उनका जो आर्मी का एक्सपेंशन है वो और भी ज़्यादा बढ़ता गया। अब जो देखो राज बढ़ेगा तो सेना भी बढ़ती गई, राज बढ़ता गया तो सेना भी बढ़ती गई। अब सबऑर्डिनेट टू द कॉलोनियल इकोनॉमी, तो इसका मतलब है कि इंडिया का
अंग्रेजों के फायदे के लिए चलाई जाती थी। इंडिया को जो चीजें हैं वो अंग्रेजों के फायदे के लिए चलाई जाती थी। इंडिया में कच्चा माल इंग्लैंड भेजा जाता था और तैयार माल इंडिया में बेचा जाता था, फैक्ट्रीज का माल। तो इंडिया का जो कमाई है उसका ज्यादा फायदा ब्रिटिश को होता था। कॉलोनियल इन्फ्लुएंस ऑन द इंडियन इकोनॉमी, ब्रिटिश के आने से इंडिया का जो पैसा है वो बाहर जाने लगा और जो लोग हैं वो कमजोर हो गए हुए, और जितना भी मतलब यहाँ का जितना भी रिसोर्सेस था वो कम हो गया। किसानों पर ज्यादा पैसे लगाए गए, ज्यादा टैक्स लगाया गया, ब्रिटिश का ट्रेड बढ़ा। तो ब्रिटिश ने इंडिया का सारा सिस्टम को अपने फायदे के हिसाब से चलाया। अब फेस 1 है यहाँ पे। तो ये वो टाइम था जब ब्रिटिश इंडिया में ट्रेड करने आए थे। धीरे धीरे उन्होंने पॉलिटिकल पावर भी मतलब हासिल कर ली, वो लोग पॉलिटिकल पावर को भी ले लिया, मतलब लेना शुरू कर दिया। ठीक है, ये वो फेस है। अब इस फेस में रॉबर्ट क्लाइव है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 के प्लासी के लड़ाई के बाद बैटल ऑफ प्लासी में जीते। ठीक है, इसके बाद जब ब्रिटिश का ताकत बढ़ गया। अब वॉरेन हेस्टिंग है। वॉरेन हेस्टिंग ने, और ये सारा मैंने आप लोगों को अभी बताया, वॉरेन हेस्टिंग जो है वो इंसाफ दिलाने के लिए मतलब वहाँ का जो कोर्ट वगैरह का इंतजाम है उसको सही किए, उसको बनाए, और उन्होंने ब्रिटिश का जो कंट्रोल है उसको और ज्यादा मजबूत किया। अब गेन ऑफ क्लाइव एंड हेस्टिंग। तो क्लाइव प्लासी का जीत के बाद मतलब क्लाइव जो है वो प्लासी का जीत और बंगाल पर अंग्रेजों का मतलब प्लासी के जीत के बाद जो है वो बंगाल पे अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। ब्रिटिश का जो पॉलिटिकल पावर है वो बढ़ गया। हेस्टिंग जो है वो ये सारे सिस्टम में सुधार लाए, और वहाँ का जो अदालत वगैरह है, कोर्ट्स वगैरह है, उसका फैसिलिटी, उसका सिस्टम को सही किए, और ब्रिटिश का जो राज है उसको और मजबूत किए। अब सेकेंड फेज में है। इस टाइम पे ब्रिटिश ने लड़ाई, ट्रीटी और नए मेथड से इंडिया के कुछ राज्यों पर कब्जा कर लिया। उनका जो किंगडम है वो तेजी से मतलब फैलने लगा। अब थर्ड में फेज में आता है। इस टाइम पे ब्रिटिश ने पूरे इंडिया पर अपना राज मजबूत कर लिया था। रेलवे, डाक, टेलीग्राफ जैसा फैसिलिटी शुरू की, लेकिन उनका मेन एम था अपना किंगडम और अपना ट्रेड को मजबूत करना। चेंजेस इन ब्रिटिश ट्रेड। ब्रिटिश का ट्रेड में भी चेंजेस आया। जब स्टार्टिंग में ब्रिटिश इंडिया में आए थे तो उनका मेन एम था स्पाइसेस, रेशम, कपड़ा, नील, ये सारी चीजें खरीद कर इंग्लैंड ले जाते थे। लेकिन कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद धीरे धीरे ब्रिटिश ने इंडिया पर राज करना शुरू कर दिया। पॉलिटिक्स वगैरह का जो मामला था इंडिया का, उसमें दखल अंदाजी करने लगे। जब उनका एम सिर्फ ट्रेड नहीं रहा, ठीक है, बल्कि इंडिया से ज्यादा पैसा कमाना भी हो गया था। तो फ्री इंपोर्ट का मतलब है कि इंग्लैंड का सामान बिना ज्यादा रोक टोक के इंडिया में लाना। तो फ्री इंपोर्ट होने लगा। इंग्लैंड का सामान बिना किसी रोक टोक के इंडिया में आने लगा। जैसे इंग्लैंड में बने कपड़े, मशीन से बने सामान, ये इंडिया में आसानी से बिकने लगे। इसका असर क्या हुआ? इंडिया के हाथ से बुने सामान कम बिकने लगे, कारीगर और बुनकर को नुकसान हुआ। तो अब है शॉर्टेजेस इन एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का सामान मतलब ये शॉर्टेज हो गया, एक्सपोर्ट इंडिया का गुड्स का जो है वो एक्सपोर्ट का शॉर्टेज हो गया। तो पहले इंडिया का सामान फॉरेन जाता था, लेकिन जब इंग्लैंड का सामान इंडिया में आने लगा तो इंडिया का सामान कम बिकने लगा। तो क्या इसका रिजल्ट हुआ? तो इंडिया का ट्रेड जो है वो कमजोर हो गया, और जो वहाँ के कारीगर थे, वहाँ के जो काम करने वाले थे, वो लोग गरीब होने लगे। तो इंडिया का सामान बाहर कम जाने लगा, इसीलिए वहाँ का ट्रेड घट गया। वहाँ का जो काम वगैरह चलता था वो कम हो गया। अब चार्टर एक्ट 1833, इस एक्ट ने कहा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड नहीं करेगा, अब इसका काम सिर्फ इंडिया पर राज करना होगा। 1833 के बाद कंपनी ट्रेड नहीं, सिर्फ राज मतलब वो लोग अपना किंगडम बन गया, मतलब वो लोग अपना किंगडम चलाएगा, ठीक है, मतलब वो वहाँ पे राज करेगा। अब 5 नंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा 1850 एक्ट
1947 के एक्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा अब इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं सीधे ब्रिटिश सरकार चलाएगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट चलाएगी। इसीलिए 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया। इसका क्या साइड इफेक्ट वगैरह हुआ, ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म, इंडिया सीधे ब्रिटेन की रानी के अंदर चला गया, ठीक है। तो कंपनी जो है, कंपनी का वो राज खत्म हो गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज शुरू हो गया। अब लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, अब ब्रिटिश को इंडिया से पैसे चाहिए था, इसीलिए उन्होंने किसानों से लैंड रेवेन्यू वसूलने के लिए नियम बनाए। अब एंड ऑफ डुअल राइट्स, तो बंगाल में पहले एक डुअल राइट्स था, मतलब डुअल रूल था, मतलब दो किंग राज करेगा, तो मतलब यानी नाम से नवाब लेकिन असली ताकत ब्रिटिश के पास था। मतलब एक नवाब हो गया और एक ब्रिटिश हो गया, दो लोग, डुअल रूल चलता था। तो वो लोग सिर्फ नाम से नवाब थे, लेकिन ना जो मेन वहाँ का रूल वगैरह चलता था वो ब्रिटिश का चलता था। इस सिस्टम से बहुत गड़बड़ी हुआ, इसीलिए वॉरेन हेस्टिंग ने इसे खत्म कर दिया। अब एबॉलिशन ऑफ द पोस्ट ऑफ द दीवान है, तो दीवान का काम था टैक्स वसूलना और पैसों का हिसाब रखना, तो ब्रिटिश ने ये पद खत्म कर दिया। अब ये काम ब्रिटिश ऑफिसर करने लगे। अब फॉर्मेशन ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो टैक्स का काम ठीक से करने के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया गया। ये देखता था कि कितना टैक्स लिया जाए, मतलब और किससे लिया जाए, गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचे। तो अब है 5 ईयर सेटलमेंट। 5 ईयर सेटलमेंट में है कि शुरू में ब्रिटिश ने तय किया हर 5 साल बाद टैक्स का नया लिया जाएगा, ठीक है, न्यू सेटलमेंट किया जाएगा टैक्स का हर 5 साल बाद। अब 1 ईयर सेटलमेंट, बाद में ब्रिटिश ने कहा हर साल टैक्स का नया रकम तय किया जाएगा, ठीक है, टैक्स का जो नया रकम है वो हर साल तय किया जाएगा। अब 10 ईयर सेटलमेंट, फिर ब्रिटिश ने 10 साल के लिए लगान जो टैक्स है उसका तय किया। 10 साल बाद उन्होंने कहा कि 10 साल बाद अब टैक्स लिया जाएगा, 10 साल बाद, हर 10 साल बाद लिया जाएगा। तो बाद में यही परमानेंट सेटलमेंट बन गया। अब परमानेंट सेटलमेंट 1793 में बना था। इसे चार्ल्स कॉर्नवालिस, फर्स्ट मार्क्यूस कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया। इसमें जमींदार जो वहाँ के जमींदार को टैक्स लगान देंगे, ठीक है, तो किसानों से लगान वसूलने का जिम्मेदारी जमींदार की होगी। जो वहाँ का जो जमींदार है वो लोग किसान से टैक्स वसूलेगा और सरकार का लगान हमेशा के लिए तय कर दिया गया था। वो लगान तो हमेशा के लिए तय कर दिया था, वो जो टैक्स है वो तो तय कर दिया गया था। तो इसका काम जमींदार को दिया गया और जमींदार जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स ला के देगा और जो गवर्नमेंट है वो टैक्स अपने पास रखेगा। तो इसका साइड इफेक्ट क्या था, तो इसका जमींदार अमीर होते गए, ठीक है, और किसानों पर बहुत बोझ बढ़ गया, कई किसान कर्ज में डूब गए। अब परमानेंट सेटलमेंट 1793 में चार्ल्स कॉर्नवालिस, फर्स्ट मार्क्यूस कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के कुछ जगहों में परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया। तो सोचो कि सरकार हर साल किसानों से लगान लेने में परेशान हो रही थी, इसीलिए उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट कर दिया। तब कॉर्नवालिस ने कहा हम किसानों से नहीं जमींदार से पैसे लेंगे, जमींदार किसानों से पैसे लेकर हमें देगा। यही परमानेंट सेटलमेंट था। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ब्रिटिश ये सिस्टम क्यों लाए, तो गवर्नमेंट को हर साल पक्का पैसा मिले, ब्रिटिश को अपने खर्च चलाने के लिए हर साल एक मतलब एक टैक्स चाहिए था, एक पैसा चाहिए था, एक रकम चाहिए था। तो जमींदार जो है वो ब्रिटिश के वफादार बन गए। अगर जमींदार को फायदा मिलेगा तो वो अंग्रेजों का साथ देंगे, टैक्स वसूलना आसान हो जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट को हर किसान के पास नहीं जाना पड़ेगा, वो लोग जमींदार डायरेक्ट आके गवर्नमेंट को दे देंगे पैसा। तो गवर्नमेंट जो है वो चाहती थी कि बिना परेशानी के हर साल टैक्स पैसा जो है वो मिल जाए। अब कंडीशन है इसका कुछ, तो इसका कुछ शर्त है। तो इस सिस्टम में कुछ नियम थे। तो जमींदार जो है वो सरकार को हर साल टैक्स जो है वो देगा और टैक्स का रकम हमेशा के लिए एक ही कैद कर दिया गया। इसमें कोई 10 ईयर सेटलमेंट वगैरह नहीं था, एक ही टैक्स का रकम कर दिया गया। तो किसान जो है वो जमींदार को लगान देगा
अगर जमींदार समय पर पैसा नहीं देगा तो उसकी जमीन ले ली जाएगी, ठीक है। तो मतलब उसका जो जमीन है उस पे उसका नीलाम कर दिया जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कहा हम हमें टैक्स चाहिए, बाकी तुम किसानों से कैसे लेते हो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमें बस टैक्स चाहिए। अब इसका इम्पैक्ट ऑन सोशल लाइफ इन बंगाल क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो अमीर और गरीब का फर्क बढ़ गया, जमींदार अमीर होते गए और किसान जो है वो गरीब होते गए। अब सेकंड में किसानों पर ज्यादा अत्याचार होने लगा, गलत उनको मार पीट का मतलब टैक्स लेने लगे, जमींदार ज्यादा लगान वसूलने लगे, किसानों की हालत खराब हो गई और सोसाइटी में मतलब इक्वालिटी बढ़ा, मतलब अनइक्वालिटी बढ़ा। तो कुछ लोग बहुत अमीर हो गए और ज्यादातर लोग गरीब रहे। अब है इन्फ्लुएंस ऑफ द मिडिल क्लास। तो इस टाइम एक नया मिडिल क्लास बना है, इसमें टीचर्स, लॉयर्स, डॉक्टर और जो गवर्नमेंट जॉब वाले जो लोग होते थे वो उन लोगों को शामिल थे, ठीक है, इस मिडिल क्लास में। तो यही लोग आगे चलकर सोसाइटी का सुधार और नेशनैलिटी को लेके भी मतलब आगे लेके गए, ठीक है। अब है इमर्जेंस ऑफ द मनी लेंडर क्लास। तो किसान के पास टैक्स देने के लिए पैसे नहीं होते थे, वो जो है वो मनी लेंडर्स से कर्जा लेते थे। मनी लेंडर्स बहुत ज़्यादा उनसे टैक्स मतलब बहुत ज़्यादा उनसे ब्याज लेते थे, टैक्स वगैरह उसमें लगाते थे जो पैसा वो लोग लेते थे। तो किसान जो है वो कर्ज में फंसते गए और जो है वो मनी लेंडर्स अमीर होते गए, ठीक है। अब इमरजेंस ऑफ लैंडलेस फार्मर्स। तो बहुत से किसान टैक्स नहीं दे पाए, जमींदार ने उनकी ज़मीन छीन ली। अब किसान अपनी ही ज़मीन पर मजदूरी करने लगे, जिस किसान की अपनी ज़मीन थी वही बाद में मजदूर बन गया, ठीक है। फिर प्लाइट ऑन फार्मर्स। तो किसानों का मतलब वो कैसा हालत हुआ थी, तो अब ये है किसानों का जो हालत है वो खराब हो गए, उनको भारी टैक्स देना पड़ा, वो लोग कर्जे में दबते गए, मनी लेंडर से जो वो लोग पैसे लेते थे तो वो लोग कर्जे में दबते गए, फिर गरीबी बढ़ गई, भूख प्यास की वजह से, फिर जमीन भी छीन जाना, ठीक है। तो सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हुआ। अब पीजेंट रिवॉल्ट। तो किसानों ने इसके खिलाफ बोला, तो अब जो अत्याचार है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो किसानों ने इसके खिलाफ बोलना शुरू किया। तो उन्होंने कई जगह बोला इसके खिलाफ, ठीक है। तो किसानों ने गलत मतलब जो उनका अत्याचार है वो उनके खिलाफ आवाज उठाया, ठीक है। अब इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ बंगाल। बंगाल में क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो गवर्नमेंट को हर साल एक टैक्स मिलने लगी, तो बुरा मतलब ये अच्छा है, ठीक है, मतलब ये एडवांटेज है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, तो किसान जो है वो गरीब हो गए, खेती कमजोर हो गई, मनी लेंडर्स और जमींदार अमीर हो गए, गांव का जो, ठीक है, मनी लेंडर्स और जमींदार अमीर हो गए, गांव का जो रिसोर्सेज वगैरह है वो सब ब्रिटिश लेके चले जाते थे, गांव का हर चीज मतलब बेकार हो गया, बंगाल का तो हर चीज मतलब खत्म हो गया, कुछ मतलब सही से पहले जैसा नहीं रह गया, ठीक है। अब है रियोतवाड़ी सेटलमेंट। तो रियोतवाड़ी सेटलमेंट क्या था, रियोत का मतलब होता है किसान होता है। तो इस सेटलमेंट में, इस सिस्टम में ब्रिटिश ने कहा अब हम जमींदार के पास नहीं जाएंगे, हम सीधे किसान से टैक्स लेंगे। तो इस सिस्टम, ये जो सिस्टम है ये मद्रास और बॉम्बे में मतलब मेन लागू किया गया। तो इसे थॉमस मुनरो ने स्टार्ट किया। इस सिस्टम में ये गवर्नमेंट और किसान के बीच सीधा रिलेशन था, बीच में जमींदार नहीं था। तो रीजंस फॉर इंट्रोड्यूसिंग रियोतवाड़ी सेटलमेंट, क्या क्या रीजन था रियोतवाड़ी सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो फर्स्ट में है परमानेंट सेटलमेंट सफल नहीं हुआ, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट जो है वो फेल हो गया। बंगाल में जमींदार किसान का बहुत मतलब किसान से बहुत सारे टैक्स लेने लगे बताकर, उसको बताकर, और गवर्नमेंट को नहीं सॉरी ब्रिटिश को लगा कि नया सिस्टम लानी चाहिए अब। तो अब नेक्स्ट में है गवर्नमेंट सीधे किसान से पैसा लेना चाहती थी, बीच में जमींदार रहने से कई बार गवर्नमेंट को नुकसान होता था, उनका जो टैक्स है वो सही तरीके से नहीं वसूला करते थे वो लोग। गवर्नमेंट चाहती थी कि हर किसान से सीधा टैक्स लिया जाए। तो
कंडीशन ऑफ रेतवाड़ी सेटलमेंट है, तो कुछ कंडीशन है रेतवाड़ी सेटलमेंट का। तो गवर्नमेंट जो है वो सीधे किसान से लगान लेगी। किसान जो है वो अपने जमीन का मालिक माना जाएगा जब तक वो लगान देता रहेगा, जब तक वो टैक्स देता रहेगा वो अपने जमीन का मालिक कहलाएगा। अब टैक्स समय समय पर बदला जा सकता था। अगर किसान लगान नहीं देगा तो उसकी जमीन जो है वो छीनी जा सकती है। तो गवर्नमेंट बोली तुम सीधा हमें लगान दो, अगर नहीं दोगे तो जमीन चली जाएगी। अब कुछ एडवांटेज है रेतवाड़ी सेटलमेंट के। जमींदारों का जो काम था, जमींदारों का जो रोल था वो खत्म हो गया। अब गवर्नमेंट और किसान का सीधा रिलेशन बन गया। अब किसान को अपनी जमीन पर कुछ अधिकार मिला, कुछ ठीक है। तो बीच का जो आदमी था वो हट गया। जमींदार जो बीच का आदमी था, दोनों तरफ से जुड़ा हुआ था, वो हट गया। और डिसएडवांटेज क्या है इसका रेतवाड़ी सेटलमेंट का? तो जो टैक्स था वो बहुत ज्यादा था। फसल खराब होने पर भी टैक्स देना पड़ता था। किसान जो था वो कर्ज लेने पर मजबूर हो गया। जो टैक्स नहीं दे पाए उनकी जमीन छीन ली गई। जमींदार तो हट गया, लेकिन गवर्नमेंट ने भी किसानों से बहुत ज्यादा लगान दिया, बहुत ज्यादा टैक्स दिया, इसीलिए किसान फिर भी परेशान रहे। अब महलवाड़ी सिस्टम है। तो महलवाड़ी सिस्टम क्या था? महल का मतलब गांव, या गांव का जो कम्युनिटी हो गया, गांव का जगह या गांव के लोग होते थे, ठीक है। तो इस सिस्टम में गवर्नमेंट ने पूरे गांव से मिलकर टैक्स लगा लिया, ठीक है। यानी एक एक किसान से नहीं बल्कि पूरे गांव की तरफ से टैक्स तय किया जाता था। ये सिस्टम उत्तर भारत, उत्तर मतलब वो ऊपर साइड के जगहों में लागू किया गया। तो पूरा गांव मिलकर गवर्नमेंट को टैक्स देता था। अब रिजल्ट्स क्या है महलवाड़ी सिस्टम के? तो कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। हर जगह के एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। तो एडवांटेज में है कि गांव के लोग मिलकर टैक्स देने का कोशिश करते थे। एक मतलब टैक्स, एक तो पैसा रकम रख दिया गया पूरे गांव के लोगों के ऊपर। अब जो गांव के लोग हैं वो लोग सब मिलकर टैक्स देने का कोशिश करते थे। अब गवर्नमेंट को लगा हर एक के पास जाके टैक्स नहीं लेना पड़ता था, ठीक है। तो इस चीज में गवर्नमेंट को भी आसानी हुई। अब कुछ इसका डिसएडवांटेज है। तो टैक्स फिर भी बहुत ज्यादा था, किसान कर्ज में डूबते गए, खेती का मतलब ज्यादा नहीं बढ़ पाया उनका, उतना ही रहा। गांव को गरीबी बढ़ी, गांव में जो गरीबी है वो बढ़ी है। तो नाम जो है वो बदला, लेकिन किसानों का जो परेशानी है वो कम नहीं हुआ। उनको भारी टैक्स की वजह से गांव में गरीबी ही रहा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोगों का ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों को इस वीडियो में भी अगर आप लोगों को डाउट हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे शेयर करें, मुझे कमेंट करें, ठीक है। आप अपना डाउट मुझे बताएं, मैं आप लोगों का डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अब इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।